भारत में मौजूद 5 सबसे खूबसूरत सड़क। खूबसूरती ऐसी कि आपको लगेगा कि आप स्वर्ग के बीचों बीच में अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। नंबर 1, मनाली लेह रोड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनाली लेह रोड की, जिसे भारत के सबसे खूबसूरत सड़कों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा जाता है। इस सड़क के चारों तरफ सिर्फ खूबसूरत वादियां ही मौजूद है और इनके बीचों बीच में जब इंसान अपनी गाड़ी दौड़ा रहा होता है तो उसे जिंदगी काफी खुशहाल लगने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है इस सड़क पर। गाड़ी चलाते समय इस सड़क की खूबसूरती को निहारने के लिए लोग यहाँ अक्सर अपनी बाइक से आते हैं और इन घाटियों के बीचों बीच में अपनी बाइक दौड़ाते हैं। आसपास बर्फ से ढके हुए पहाड़ इस नज़ारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। यह उन सड़कों में से एक है जहां गाड़ी चलाने का सपना हर कोई देखता है। नंबर 2, गोवा मैंगलोर रोड। गोवा के बारे में सुनकर हमें यहाँ के बीचेस के बारे में ख्याल आता है, लेकिन गोवा और मैंगलोर के बीच में मौजूद इस सड़क की खूबसूरती को देखने के लिए भी लोग यहाँ चले आते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी खूबसूरती आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये रोड कर्नाटक के मैंगलोर से शुरू होता है और गोवा जाकर खत्म होता है। इस सड़क पर आपको प्रकृति के ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहते हैं यहाँ नवंबर और फरवरी के बीच में आना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये वह समय होता है जब इस रोड की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। नंबर 3, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग रोड। अगर आपने इस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई तो आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। इस सड़क पर आपको जिस तरह के दृश्य देखने को मिलते वह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। प्रकृति के बीचों बीच में मौजूद यह सड़क सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक जाती है और यह पूरा रास्ता कई एडवेंचर से भरा हुआ है। इस सड़क पर सफर करते समय आपको बिल्कुल भी यह नहीं लगेगा कि सफर बहुत लंबा है, क्योंकि इस सड़क के साथ साथ जिस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे वह आपको जरा भी बोर नहीं करेंगे और मंजिल कब पास आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ आसपास मौजूद खूबसूरत और हरी भरी पहाड़ियाँ किसी को भी अपना दीवाना बना लेंगी। नंबर 4, गुरुडोंग मार्ग लेक रोड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुरुडोंग मार्ग लेक रोड की, जिसे भारत की सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है। यह वह सड़क है जहां गाड़ी चलाने का सपना तो हर कोई देखता है और इस जगह की सबसे खास बात यहां मौजूद गुरुडोंग मार्ग लेक है। अगर आप इस रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ सुंदर नज़ारे ही देखने को मिलेंगे और इन हसीन नज़ारों में यह लेक 4 चांद लगा देती है और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप किसी सपने को जी रहे हैं। नंबर 5, पचमारही रोड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में मौजूद सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक पचमारही रोड की। दोस्तों, यह सड़क हमारे देश के राज्य मध्य प्रदेश में मौजूद है और यहाँ मानसून के समय में ज्यादातर लोग इस रोड पर सफर करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही मौजूद है और इसी हरियाली के दीवाने हैं लोग। ये रोड लगभग 260 किलोमीटर लंबी है और इस सफर के दौरान रास्ते में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियाँ, झील और नदियों के नज़ारे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी रोड सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और इस वीडियो, ये जो 2 पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन असल में बेहद अलग और अजीबोगरीब रहस्यों से भरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौवे और रेवन की। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? आइए जानते हैं इनके बीच के अंतर और कुछ अद्भुत रहस्यमय बातें जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। वैसे तो कौवा और रेवन दोनों कौवे परिवार से संबंधित है, लेकिन ये अलग अलग प्रजातियां हैं। उनके बीच काफी सारे अंतर हैं। पहली नजर में तो दिखने में दोनों ही काले और बुद्धिमान लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप करीब से देखेंगे काफी हद तक दोनों में अंतर है। सबसे पहला और आसान अंतर है इनका आकार। कौवे आमतौर पर छोटे होते हैं, लगभग एक कबूतर के जितने, जबकि रेवन एक बाज के आकार के काफी बड़े होते हैं और उनके पंखों का फैलाव भी ज्यादा होता है। आमतौर पर कौवे अक्सर झुंड में रहते हैं और आपको शहर या गांव में दिख जाते हैं, जबकि रेवन जोड़ों में रहना पसंद करते हैं और वे जंगल या पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं। क्या आपको पता है कि इनके जीवन काल में भी बड़ा अंतर होता है? एक कौवा लगभग 8 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन एक रेवन 30 साल तक भी जी सकते हैं और कुछ ऐसे रेवन हैं जो 40 साल से भी ज्यादा जीते हैं। दूसरी ओर, अगर आप इन्हें सुन सकें तो पहचानना और भी आसान है, क्योंकि कौवों की आवाज तीखी और तेज होती है, लेकिन रेवन की आवाज गहरी और मोटी होती है।
और इनकी चोंच भी एक बड़ा पहचान चिन्ह है। कौवे की चोंच छोटी और थोड़ी सपाट होती है, जबकि रेवन की चोंच काफी बड़ी, मजबूत और घुमावदार होती है, और अक्सर उनके गले के पास पंख भी थोड़े बिखरे हुए दिखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। चलिए जानते हैं इनकी बुद्धिमत्ता में छिपे हुए कुछ गहरे रहस्य के बारे में। कौवे में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इंसानी चेहरे याद रख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप किसी कौवे को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपका चेहरा याद रखेगा और अपने झुंड के दूसरे कौवों को भी आपके बारे में चेतावनी दे सकता है। यकीन मानिए, ये बरसों के पहले का बदला भी आपसे ले सकता है। लेकिन रेवन ऐसा कुछ नहीं करता। वो खाने को छिपाते हैं और बाद में खाने के लिए उस जगह को याद रखते हैं। यही नहीं, वे दूसरे रेवन को चोरी करने से रोकने के लिए चालाकी भी करते हैं, जैसे वो नकली जगह पर खाना छिपाने का दिखावा भी करते हैं। रेवन में एक अद्भुत आवाज नकल करने की क्षमता भी होती है। वो इंसानों की आवाज, कुत्तों की आवाज, चिड़ियों की आवाज की नकल कर सकते हैं, लेकिन कौवे इस तरह की नकल नहीं कर सकते। दूसरी ओर कौवे अपने खाने पीने को पाने के लिए एक खास साधन का उपयोग करते हैं। वे लकड़ी, टहनी या पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे अपनी जरूरत की चीजें निकाल सकें। लेकिन रेवन इस तरह के साधन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कौवे दिमागी तौर पर रेवन से आगे हैं। लोमड़ी प्रकृति के सबसे बुद्धिमान और तेज तर्रार शिकारियों में से एक है। लोमड़ी शिकार करने के लिए अपने शरीर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती है। तो चलिए जानते हैं लोमड़ी शिकार को पकड़ने के लिए कैसी कैसी चाल चलती है और किस तरह के झूठे नाटक करके शिकार को बिना मेहनत के पकड़ती है। नंबर 1, मौत का नाटक। यह लोमड़ी की सबसे मशहूर चालों में से एक है। आमतौर पर चूहे, गिलहरी या खरगोश लोमड़ी को देखकर बचने के लिए तुरंत भाग जाते हैं। ऐसे में लोमड़ी को लगता है कि वो भागकर इन्हें नहीं पकड़ सकती। तब कभी कभी वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और बिल्कुल बेजान पड़ी रहती है। जब शिकार को लगता है कि खतरा टल गया है और लोमड़ी को मरा हुआ देखकर अपनी सतर्कता खो बैठते हैं। जैसे ही वे अपनी जगह से बाहर निकलते हैं या लोमड़ी के करीब आते हैं, वैसे ही लोमड़ी बिजली की तेजी से हमला करती है और उसे दबोच लेती है। नंबर 2, छिपी हुई जाल। यह लोमड़ी का एक बेहद अनोखा हथियार है, जिसमें वो खुद अपने आप को छिपी हुई जाल बना लेती है। इसमें लोमड़ी अक्सर शिकार के आने वाले रास्तों या उनके बिलों के पास छिप जाती है और घंटों तक धैर्य से हिले डुले बिना शिकार का इंतजार करती है। इस प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं उसकी त्वचा पर मौजूद फर, जिससे वह आसपास के वातावरण से पूरी तरह घुल मिल जाती है। लोमड़ी को अपने शिकार का रास्ता और समय पूरी तरह से पता होता है। जब शिकार अनजाने में उस स्थान के पास आता है, तो लोमड़ी अचानक से बाहर कूदती है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देती है। नंबर 3, गाना गाकर फंसाना। इस तकनीक का उपयोग करके लोमड़ी छोटे पक्षियों या चूहों की आवाज की नकल करती है। जैसे ही शिकार इन आवाजों को सुनता है, उसका ध्यान आकर्षित होता है और वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरी ओर घात लगाकर बैठी हुई लोमड़ी तुरंत उस पर हमला कर देती है। इस धोखे के कारण शिकार को समझ में नहीं आता और वह फंस जाता है। यह एक बहुत ही चतुराई से किया गया धोखा होता है, जिसमें शिकार को लगता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, जबकि असल में वह मौत के जाल में फंस रहा होता है। नंबर 4, सामूहिक शिकार। लोमड़ियां आमतौर पर अकेले शिकार करती हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रजातियां जैसे लाल लोमड़ी कभी-कभी बड़े शिकार को पकड़ने के लिए सामूहिक रूप से शिकार करती हैं। यह एक विशेष रणनीति है जिसमें लोमड़ी अपनी चतुराई और टीम वर्क का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले एक लोमड़ी हिरण जैसे बड़े शिकार को एक दिशा में दौड़ाती है या भगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य हिरण को अपनी स्वाभाविक सीमा तक ले जाना है, ताकि वहां दूसरी लोमड़ियां घात लगाकर बैठी होती है। फिर सारी लोमड़ी शिकार को हर दिशा से घेरती है। शिकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यह सामूहिक शिकार के बाद आमतौर पर सारी लोमड़ी अपने अपने विस्तार में वापस चली जाती है। शिकार के बाद वो समूह बनाकर भेड़ियों की तरह नहीं रहती। वैसे तो लोमड़ी की दुनिया में लगभग 37 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख प्रजातियां लाल लोमड़ी और आर्कटिक लोमड़ी हैं। लोमड़ी का गर्भकाल लगभग 50 से 55 दिन का होता है। उसके बाद लोमड़ी 2 से 12 बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चों को कुछ लोग क्यूट वेलवेट भी कहते हैं।
क्योंकि उनके फर बहुत ही मुलायम और रेशमी होता है, जो उन्हें एक क्यूट और वेलवेट जैसी कोमलता देता है। ये बच्चे इतने मुलायम होते हैं कि उनको देखकर आपको पप्पी करने का मन करेगा। ओडिशा की 10 सबसे महंगी खेती जिन्हें करके लोग बन रहे हैं करोड़पति। नंबर 10, ओडिशा का टॉप मनी मेकिंग एग्रीकल्चर बिजनेस है मछली पालन। कटक, जाजपुर और ढेंकनाल जैसे जिलों में कई किसान छोटे तालाब बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। खासकर रोहू, कतला, मृगेल जैसी प्रजातियों की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। 1 एकड़ के तालाब से सालाना 10 से 15 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं, और जो लोग इसे प्रोफेशनली कर रहे हैं वो करोड़ों में गेम खेल रहे हैं। नंबर 9, ओडिशा के समुद्री इलाकों जैसे पुरी और गंजाम में सीवीड की खेती अब एक उभरता हुआ बिजनेस बन चुका है। ये खेती दिखने में थोड़ी अलग लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल फार्मा, कॉस्मेटिक और हेल्थ इंडस्ट्री में होता है। 1 एकड़ में सीवीड फार्मिंग करके महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है, और अच्छी क्वालिटी की सीवीड एक्सपोर्ट भी की जाती है। नंबर 8, ओडिशा के बलांगीर और बरगढ़ जैसे जिलों में अब किसान सोयाबीन की खेती को तेजी से अपना रहे हैं। ये एक कम लागत में हाई रिटर्न देने वाली फसल है। सोयाबीन से न सिर्फ तेल बनता है, बल्कि इसका इस्तेमाल पशु चारा, टोफू और सोया प्रोडक्ट्स में भी होता है। 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती से किसान सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर सही मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की जाए तो ये इनकम और भी बढ़ सकती है। नंबर 7, कंधमाल की ऑर्गेनिक हल्दी आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बना चुकी है। खासकर कंधमाल हल्दी GI टैग के साथ आती है, जो इसकी क्वालिटी को साबित करता है। 1 एकड़ में ऑर्गेनिक हल्दी की खेती से किसान 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, और अगर इसका पाउडर बनाकर पैकेजिंग की जाए तो प्रॉफिट और भी बढ़ जाता है। नंबर 6, पहले लोग सोचते थे कि स्ट्रॉबेरी सिर्फ हिमाचल या महाराष्ट्र में ही उगती है, लेकिन अब ओडिशा के कुछ कूल इलाकों जैसे कालाहांडी और नुआपड़ा में भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू हो गई है। स्ट्रॉबेरी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, और 1 एकड़ में इसकी खेती से 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। होटल्स, केक इंडस्ट्री और हेल्थ स्टोर्स में इसकी डिमांड बनी रहती है। नंबर 5, अरहर दाल ओडिशा के कई इलाकों में ट्रेडिशनल फसल रही है, लेकिन अब इसका कमर्शियल स्कोप बहुत बढ़ चुका है। खासकर सूखा प्रभावित इलाकों में जहां पानी कम होता है, वहां यह खेती बहुत फायदेमंद है। 1 एकड़ में अरहर दाल की खेती से सालाना 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है, और अगर किसान इसे सीधे मार्केट या मंडी में बेचे बिना बिचौलियों के तो प्रॉफिट और भी ज्यादा होता है। नंबर 4, बांस सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, अब फर्नीचर, पेपर और आर्ट इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होने लगा है। ओडिशा के बारगढ़ और रायगढ़ जिलों में कम लागत में बांस की खेती करके किसान सालाना 3 से 5 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। बांस एक बार लगाने के बाद 15 से 20 साल तक चलता है, जिससे लॉन्ग टर्म इनकम होती रहती है। नंबर 3, कट फ्लावर जैसे गुलाब, गेंदा और जरबेरा की खेती अब ओडिशा के किसानों को करोड़ों का मुनाफा दिला रही है। भुवनेश्वर और कटक के आसपास के इलाकों में फूलों की खेती करके कई किसान अपनी प्रोडक्ट को शादी ब्याह, मंदिर, होटल्स और एक्सपोर्ट मार्केट तक भेजते हैं। 1 एकड़ में फ्लावर फार्मिंग से सालाना 6 से 8 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। नंबर 2, स्टेविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है जिसे डायबिटिक लोग शुगर के बदले इस्तेमाल करते हैं। ओडिशा में इसका ट्रायल कुछ साल पहले शुरू हुआ और अब बड़ी फार्मिंग यूनिट्स इसे उगा रही हैं। 1 एकड़ में स्टेविया की खेती से सालाना 5 से 7 लाख रुपए की इनकम आराम से हो सकती है। इसकी पत्तियों से पाउडर बनाकर सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बेचा जाता है। नंबर 1, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और ओडिशा के केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों में जूट की खेती अब फिर से बूम पर है। इसका इस्तेमाल बैग्स, गनियों, चटाई और कई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में होता है। 1 एकड़ में जूट की खेती से किसान को सालाना 3 से 4 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है, और अगर आप रॉ जूट बेचने की बजाय उसे प्रोसेस करके बोरियां या बैग्स बनाते हैं तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन